अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही अहम है। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में मलेरिया जो है इसको डायग्नोज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को मलेरिया नहीं होता, लेकिन उनको मलेरिया डायग्नोज़ कर दिया जाता है और मलेरिया डायग्नोज़ करने के बाद उनको मलेरिया का इलाज भी उनका किया जाता है, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है, मानना है उनका कि जो भी बुखार सर्दी के साथ होता है वो मलेरिया ही होता है। अब जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, कोई भी मरीज़ ऐसा जिसको सर्दी के साथ बुखार होता है ना, तो वो यही पहला सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मुझे मलेरिया तो नहीं हो गया। हालांकि हर सर्दी का बुखार मलेरिया नहीं होता। हर सर्दी का बुखार मलेरिया नहीं होता। गले का इन्फेक्शन है आपको तो भी आपको सर्दी से बुखार हो सकता है। आपकी छाती का इन्फेक्शन है, आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको सर्दी से बुखार हो सकता है। आपके जिस्म में कहीं कोई फोड़ा वगैरह बना हुआ है या जिस्म के अंदर पेट में या कहीं भी, तो उससे भी आपको सर्दी से बुखार हो सकता है। सर्दी से बुखार होना ये इस बात की अलामत नहीं है कि आपको मलेरिया है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मलेरिया क्या है, उसके अलामात क्या हैं और कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, कैसे हो जाता है और उसकी पेचीदगियाँ क्या हैं और इलाज क्या है। मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि एक इन्फेक्टेड मच्छर जो होता है जिसके अंदर ये पैरासाइट मौजूद होता है, जब वो आपको काटता है तो आपके अंदर वो उस पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर देता है और उससे आपको मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया जो है ये 1 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में हर साल मार देता है, यानी इतना ख़तरनाक है। तो इसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो तफसीलात हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। अलामात इसकी क्या होती हैं? इसकी जो अलामात होती हैं वो बार बार ज़ाहिर होती हैं, यानी हुई उसके बाद कुछ देर के लिए आपकी अलामात ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर से दोबारा से वो अलामात शुरू हो गई, फिर हुई, फिर ख़त्म हुई और फिर से दोबारा शुरू हो गई। इसमें आपको सर्दी नहीं लगती, इसमें आपका जिस्म कांपता है। आपका जिस्म कांपता है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब जिस्म कांपता है तो आप कोई रज़ाई या कंबल वग़ैरह लेते हैं, तो लेने से भी इसकी सर्दी और इसका जो कांपा है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप कांपते रहते हैं। और कुछ देर बाद जब वो कांपना आपका ख़त्म होता है तो उसके साथ ही आपका पूरा जिस्म जो है वो पसीनों से भर जाता है और उसके साथ ही आपका बुखार भी ख़त्म हो जाता है। जब आपका जिस्म कांपना शुरू करता है तो आपका बुखार तेज़ से तेज़ तर होना शुरू हो जाता है और तेज़ होते 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 एक लेवल ऐसा आता है कि जिसके बाद एकदम से वो गिरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो आपको ठंडे पसीने आते हैं, आपका पूरा जिस्म, आपके कपड़े सारे पसीने से भर जाते हैं। यही एक हॉल मार्क है, एक ऐसी अलामत है कि जो जब हम मरीज़ से पूछते हैं और वो हमें बताता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मलेरिया हो सकता है। इसमें ये होता क्यों है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि ये जो आपका जिस्म कांपता है और जो आपका जिस्म एकदम से ठंडा हो जाता है और पसीने आते हैं, ये होते क्यों हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और अलामात इसके साथ हो सकती हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी हो भी सकती हैं और नहीं भी। आपको सिर्फ खाली बुखार ही हो सकता है और ये अलामात भी हो सकती हैं, उसमें सर दर्द है, उल्टी है और पखाने पानी के जैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है? पहले तो किसी आदमी को मलेरिया हुआ, उसको किसी ऐसे मच्छर ने काटा जिसके अंदर मलेरिया का पैरासाइट यानी वो जरासीम नहीं है। उसने वो काटा तो उस मच्छर के अंदर भी वो मलेरिया का जरासीम चला गया। अब उसने एक ऐसे इंसान को काटा है जिसको मलेरिया नहीं है, तो वो जो मलेरिया का पैरासाइट यानी वो जरासीम जो होता है वो उसने उस आदमी के अंदर शिफ्ट कर दिया, उसके खून में शामिल हो गया। अब वो जो उसके जिस्म में शिफ्ट हुआ तो वो सीधा खून के ज़रिए जाता है उसके जिगर के अंदर। जिगर में ये बढ़ना फूलना शुरू हो जाता है, मैच्योर होता है, यानी अभी कमज़ोर होता है, जिगर के अंदर बैठ के वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के जिगर में ये काफ़ी अरसे तक, महीनों और साल भी पड़ा रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि जैसे ही जिस्म कमज़ोर होगा तो ये अटैक कर दे। लेकिन
कुछ लोगों को फ़ौरन ही इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। यहाँ से निकलता है जिगर से, और मैच्योर होने के बाद, यानी ये फुल ब्लूम पे जब चला जाता है, मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाता है, तो फिर ये जिगर को छोड़ता है और आपके खून में शामिल होके आपके जो खून के सुर्ख खुलिए हैं उनके अंदर ये बैठ जाता है, और फिर ये उनको तोड़ता है। जब ये उनको तोड़ता है तो इंसानी जिस्म जो है वो कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके खून के सुर्ख खुलिए टूट रहे होते हैं। उसके टूटने की वजह से उसको सर्दी लगती है और जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और फिर जब वो इसको तोड़ना बंद करते हैं तो इंसान का बुखार भी कम हो जाता है, उसकी सर्दी भी ख़त्म हो जाती है, उसका कांपना भी बंद हो जाता है, और साथ ही उसका बुखार भी गिरना शुरू हो जाता है और उसको ठंडे पसीने आते हैं। चूँकि ये खून से फैलता है, तो इसका मतलब है कि खाली मच्छर ही इसको फैलाने का सबब नहीं है, बल्कि और भी इसके कई असबाब हैं जिनके ज़रिए ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये खून में, अगर माँ को मच्छर ने काटा और उसके खून में ये जरासीम चला गया मलेरिया का, तो वो उसके खून के ज़रिए बच्चे को भी चला जाएगा जो अभी उसके पेट में है और पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा आपने को ब्लड लगवाया है, किसी आदमी से ब्लड लिया है जिसको मलेरिया था, और उसके मलेरिया के जो जरासीम हैं उसके अंदर मौजूद थे पैरासाइट्स, तो वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, यानी खून आपके मुंतकिल होगा जिस्म में, तो वो उसका जरासीम आपके जिस्म में भी साथ ही मुंतकिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीडल्स कोई शेयर करते हैं, सिरिंजेस कोई शेयर करते हैं, एक आदमी को लग गया इंजेक्शन, तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ होती हैं अमूमी तौर पे, कि वो एक दफ़ा लगाते हैं और उसके बाद उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्वैक्स हैं जो छोटे शहरों में पेरीफ्रीज़ में बैठे हुए हैं, जो कि एक ही सिरिंज के साथ, एक ही नीडल के साथ कोई कम से कम 10-15 मरीज़ों को इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसी सूरत में एक इंसान की सिरिंज से दूसरे इंसान को लगने से बहुत से जरासीम मुंतकिल होते हैं, उनमें एक मलेरिया भी है। रिस्क फैक्टर इसका सबसे बड़ा ये है कि आप दुनिया में किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ये बीमारी बहुत ही आम है, जैसे कि पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ही आम है, तो इसलिए पाकिस्तान का हर बाशिंदा इसके रिस्क पर है। उसके अलावा छोटे बच्चे और जो शीरखार बच्चे हैं, जो अभी माओं का दूध पी रहे हैं, अभी गोद में हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। उसके अलावा वो लोग जो ट्रैवलर्स हैं और वो किसी ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे मलेरिया नहीं है, और उस एरिया में आ रहे हैं जहाँ पे मलेरिया है। उसके अलावा जैसे पहले बताया कि ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनसे उनको जो उनके बच्चे होते हैं जो उनके पेट में अभी पैदा नहीं हुए, उनसे हो जाता है। और गुर्बत और इल्म का ना होना और हेल्थ केयर की तरफ ना होना, एक्सेस का आपके, कि आप हेल्थ केयर किसी की तरफ जा नहीं सकते, आपके नज़दीकी कोई हॉस्पिटल नहीं है, आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर नहीं है, आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आप अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जा नहीं सकते, तो ऐसे में, और या आपको इल्म नहीं है, आपको इसकी अलामात का नहीं पता, आपको इसकी सेवेरिटी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये इससे अमवात कितनी एक साल में वाक़ हो रही हैं दुनिया में, तो उसकी वजह से भी जो मौत का रेशो है, जो दुनिया में मलेरिया की वजह से लोग मरते हैं, वो बढ़ जाता है। इससे कॉम्प्लिकेशंस, यानी ये पेचीदगियाँ, ये जो क्या होती हैं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, उनमें ये अगर इनका इलाज नहीं किया जाए तो वो उससे वो बच्चे जो हैं वो फौत भी हो सकते हैं। बहुत सारे केस जो हैं उनमें जिनमें मलेरिया की वजह से जो अमवात होती हैं वो इन पेचीदगियों की वजह से होती हैं। उनमें सेरेब्रल मलेरिया है। सेरेब्रल मलेरिया का मतलब है कि दिमाग का मलेरिया, यानी आपके खून में मलेरिया का जरासीम शिफ्ट हुआ और वो खून के अंदर ट्रैवल करता हुआ, चलता हुआ, वो चला गया आपके दिमाग की छोटी नालियों में, और वहाँ जाके उसने उनको ब्लॉक कर दिया, और उसकी वजह से दिमाग की सोजश भी हो जाती है और दिमाग डैमेज भी हो जाता है, और सेरेब्रल मलेरिया से जो है ना वो आप कोमे में भी जा सकते हैं।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सांस लेने में दुश्वारी आपको हो सकती है जब आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है मलेरिया की वजह से, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। उसके अलावा ये आपके गुर्दे फेल कर सकता है, ये आपके जिगर को फेल कर सकता है, और आपकी तिली जो कि जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा मैं कंसीडर करता हूँ, खून से मुतल्लिक़ जितनी भी बीमारियाँ हैं उनमें तिली जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो उसके फटने का भी ख़तरा होता है। और चूँकि ये सुर्ख़ रंग के, मैंने आपको बताया कि सुर्ख़ खून के जो खुलिये होते हैं उनको क्योंकि ये मलेरिया डैमेज करता है तो उसको तोड़ता है, तो उसकी वजह से खून की कमी भी वाक़ हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको एक दफ़ा मलेरिया हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको सारी ज़िंदगी मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया की बहुत सी वैराइटीज़ हैं, इसके बहुत से वो हैं, इकसाम हैं जिनसे ये मलेरिया आपको हो सकता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि आपके जिगर के अंदर बैठा रह सकता है काफ़ी अरसे तक, और उसके बाद कभी भी आपको ये बीमारी कर सकता है। और ये बीमारी एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा बार बार भी आपको कर सकता है। और इसके टेस्ट खून के टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट जो है वो हम इसलिए करवाते हैं ये देखने के लिए कि आया आपको, जो हम अलामात देख के समझ रहे हैं कि आपको मलेरिया है, आया वाक़तन आपको मलेरिया है या सिर्फ हमारी सोच है कि आपको मलेरिया है। अगर आपको है तो उसमें किस किस्म का जरासीम मलेरिया की, चूँकि मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं जरासीमों की, तो कौन से वाला है जो आपकी अलामात करा रहा है आपको। और जो है ये मलेरिया जो जरासीम है, आया वो दवाइयों से रेजिस्टेंट तो नहीं है, यानी ये तो नहीं कि हम आपको दवाइयाँ दें और दवाइयाँ आपके जिस्म पे असर ना करें और इस मलेरिया के जरासीम को ख़त्म ना करें। और उसके अलावा ये आप टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि कहीं आपके जिस्म के किसी वाइटल ऑर्गन को, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी किडनी को, आपके लिवर को, यानी आपके गुर्दों को, आपके जिगर को और आपकी तिली को ये डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। कुछ टेस्ट जो होते हैं वो 15 से 20 मिनट में लेबॉर्ट्री वाले आपको दे देते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि ब्लड कल्चर होता है इसके लिए, तो वो काफ़ी टाइम लगता है, उसमें उसमें कुछ दिन लगते हैं जिसके बाद वो टेस्ट आपको मिलता है। इसका जो इलाज होता है वो उन टेस्टों की रिपोर्ट्स के बाद हम शुरू करते हैं। अमूमी तौर पे हमें जब तक पता नहीं चलता कि आपको कौन सा मलेरिया हो रहा है उससे पहले हम मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते, इसलिए टेस्ट ज़रूरी होते हैं। टेस्टों के बाद ही इसका इलाज शुरू होता है, और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें ये नहीं है कि एक ही दवाई आपके लिए मौजू है, आप वो दवाई मलेरिया की है वो आप खा लें, चाहे आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आपकी जो अलामात हैं वो कितनी सीवियर क्यों नहीं है, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आपको किसी भी किस्म का मलेरिया हुआ है, ये नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी होती हैं, और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी और कौन सी आपके लिए ठीक रहेगी और कौन सी के साथ आप जल्द ठीक हो जाएंगे। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए आपने जब भी कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना आना है, तो आप ये किसी से मत पूछिए कि भाई मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे कहीं मलेरिया ना हो जाए, मुझे उसकी वैक्सीन लगवा दें। वैक्सीन इसकी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई। कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स अभी तक इस बात पे कि इसकी कोई वैक्सीन डेवलप हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसलिए अगर आपने अगले महीने जाना है तो आप इस महीने डॉक्टर के पास जाके उसे बताएंगे कि मैं अगले महीने एक ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन स्टार्ट करवाएंगे जो कि आपने आज से कल से शुरू करनी होंगी। वो पूरा महीना आप खाएंगे, और जब तक आप वहाँ पे स्टे करेंगे तब भी आप खाएंगे, और स्टे के बाद जब आप वापस आएंगे तब भी खाएंगे। उसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए जो आपने सबसे बड़ा जो काम है जो आप कर सकते हैं वो है कि आप मच्छरों से अपना एक्सपोजर कम करें। यानी आपने अपने घर में स्प्रे करना है उन इंसेक्टिसाइड साथ जो कि मच्छरों को मार देती हैं। अगर मच्छर आता है आपके घर में किसी दीवार पे बैठता है तो वो उस पे वो इंसेक्टिसाइड लगी हों और वो मर जाए। उसके बाद आपने ये जो स्लीपिंग नेट्स होते हैं ना वो आपने यूज़ करने हैं, मच्छरदानी जिसे कहते हैं। आपने अपने बेड के इर्द गिर्द, अपनी चारपाई के इर्द गिर्द, या जहाँ भी आप लेटे हैं सोने के लिए, उसमें आपने शाम से पहले पहले अपनी मच्छरदानी लगा लेनी है। और जब आपने घुसना है मच्छरदानी में रात को सोते वक्त, तो आपने मेक श्योर करना है
कि आपकी मच्छरदानी के अंदर कोई मच्छर तो नहीं चला गया। अगर है तो उसको पहले मारेंगे स्प्रे करके और उसके बाद आप उसमें सोएंगे, वरना वो मच्छर जो अंदर घुस गया वो सारी रात आपको काटेगा और सुबह तक आपको मलेरिया का अच्छा खासा इन्फेक्शन दे चुका होगा। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों में ये अगर सही तरीके से और टाइम से इसका इलाज ना किया जाए तो बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि वो उनसे उनके बच्चे को जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको शिफ्ट हो सकता है। और सबसे बढ़ के ये कि आपने अपनी जिल्द को कवर रखना है। आपने पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहनने हैं और पूरी पैंट्स पहननी है या शलवार कमीज़ जिसके पूरे बाजू हों और पूरा आपका बॉडी जो है वो कवर हो। ख़ास तौर पे उन टाइम्स में जिन टाइम्स में मच्छर निकलता है, डस्क टू डॉन, यानी मच्छरों से आपने अपनी हिफाजत करने के लिए मच्छरों से आपने बचना है। और उन टाइमिंग्स में ख़ास तौर पे जिनमें ये मच्छर बाहर निकलते हैं काटने के लिए, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। और इसके वही हैं, हमने डेंगू के बारे में हमारी आवाम को काफ़ी आगाही है, तो डेंगू से ही जितना बचने के जो भी स्टेप्स हैं वही आप मलेरिया से बचने के लिए भी कर सकते हैं। किसी किस्म का आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स सेक्शन में। और कोई और टॉपिक जिस पे आप चाह रहे हों कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।